हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश केने केने सॉल्यूशन के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लिव इनकैशमेंट के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज को समर्पित है। यह वीडियो देखना आपके लिए इतना जरूरी है कि इससे आप आपके सीटीसी का 50 से 70% पैसा बचा सकते हैं, जो आपकी मेहनत की बड़ी रकम होती है। इसलिए आप सभी को अनुरोध है कि यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो हमने 5 पार्ट्स में समझाने की कोशिश की है, जैसे कि बेसिक्स अबाउट लिव इनकैशमेंट्स, लीगल प्रोविजंस, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, केस लॉ और प्रैक्टिकल प्रोसीजर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, लिव इनकैशमेंट ऑन बेसिक और ग्रॉस। दोस्तों, लिव इनकैशमेंट बेसिक के ऊपर होता है कि ग्रॉस के ऊपर? यह जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लीव्स किस प्रकार की होती है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में लीव्स 6 प्रकार की होती है, जैसे कि प्रिविलेज लीव्स। कुछ कंपनीज में प्रिविलेज लीव्स 30 दिन होती है, तो कुछ कंपनीज में प्रिविलेज लीव्स 24 दिन होती है। इसलिए आपको आपकी कंपनीज का एम्प्लॉयज मैनुअल देखना पड़ेगा। प्रिविलेज लीव्स एक्यूमुलेट मतलब संचय की जाती है, जिसका इस्तेमाल आप भविष्य में कर सकते हैं या फिर उसकी तनख्वाह ले सकते हैं। नेक्स्ट है कैजुअल लीव्स। कुछ कंपनीज में कैजुअल लीव्स 8 दिन होती है, तो कुछ कंपनीज में 10 दिन। अगर आप पूरे साल में पूरी कैजुअल लीव्स इस्तेमाल नहीं करते, तो जो भी आपकी बैलेंस छुट्टियां हैं उसकी आपको तनख्वाह मिलेगी या फिर वो प्रिविलेज लीव्स में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है सिक लीव्स, जो आपको बीमार पड़ने पर दी जाती है। साल में आपको ज्यादातर 15 सिक लीव दी जाती है। सिक लीव्स कैरी फॉरवर्ड या एक्यूमुलेट नहीं होती। अगली है मैटरनिटी लीव, जो स्त्री कर्मचारियों को डिलीवरी के वक्त दी जाती है। यह लीव्स 6 महीने दी जाती है। नेक्स्ट है पैटर्निटी लीव, जो पुरुष कर्मचारियों को उनके पत्नी के डिलीवरी के बाद 3 से 15 दिन तक दी जा सकती है। यह लीव्स देना या ना देना कंपनी के पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता है। आखिरी है स्टडी लीव, जो कंपनीज के पॉलिसी के ऊपर निर्भर करती है। सारांश यह है कि आपको लिव इनकैशमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रिविलेज लीव्स और कैजुअल लीव्स का ही मिलेगा। तो चलिए अब समझते हैं कि लिव इनकैशमेंट बेसिक के ऊपर होती है कि ग्रॉस सैलरी पर। यह समझने से पहले हमें दो दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। एक है इनकम टैक्स एक्ट से और सेकंड लेबर लॉ के दृष्टिकोण से। तो दोनों में फर्क क्या है? लेबर लॉ आपको बताता है कि आपको लिव इनकैशमेंट कम से कम कितनी मिलेगी, और इनकम टैक्स एक्ट बताता है कि जो आपको लिव इनकैशमेंट मिलेगी उसके ऊपर आपको कितना टैक्स देना है और कितने लिव इनकैशमेंट के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। पहले हम देखते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में लिव इनकैशमेंट के बारे में क्या लिखा है। सेक्शन 10(14) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 लिव इनकैशमेंट के एग्जेम्पशन के बारे में बताता है। मतलब आपको लिव इनकैशमेंट मिलेगी तो कितनी छूट टैक्स में मिलेगी, ना बल्कि आपको कितनी लिव इनकैशमेंट मिलेगी। इसमें 3 सिनारियो हैं। फर्स्ट, कर्मचारी नौकरी करते समय। सेकंड, कर्मचारी के मृत्यु के बाद। थर्ड, कर्मचारी नौकरी से रिटायर या रिजाइन होते समय। फर्स्ट केस में कर्मचारी नौकरी करते समय, उस केस में आपको कोई भी टैक्स में छूट नहीं है, मतलब आपको पूरे लिव इनकैशमेंट के ऊपर टैक्स देना है। सेकंड केस है कर्मचारी के मृत्यु के बाद, मतलब आपके परिवार को जो लिव इनकैशमेंट का पैसा मिलेगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना है। और थर्ड केस है कर्मचारी नौकरी से रिटायर या रिजाइन होते समय। उस केस में 2 कैटेगरी है। अगर वह सरकारी कर्मचारी होगा तो आपको जो लिव इनकैशमेंट का पैसा मिलेगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि वह सरकारी सेवक है। लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं है, मतलब प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, तो उसको टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन कम से कम। कम से कम मतलब कितनी? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, आपको एक्चुअली जो लिव इनकैशमेंट का पैसा मिलेगा वो, या फिर 10 मंथ का एवरेज सैलरी, या फिर आपने कंपनी में जितने भी साल काम किए हैं उस हिसाब से हर साल के 30 दिन, उसमें से जो आपने छुट्टियां ली है वो कम करने के बाद जो बैलेंस छुट्टियां हैं उसकी सैलरी पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने 15 साल काम किए हुए हैं, तो 30 दिन हर साल के हिसाब से 15 साल की 450 छुट्टियां, उसमें से समझो आपने 200 छुट्टियां यूज की है, तो आपको 450 माइनस 200 मतलब 350 छुट्टियों का पेमेंट यहाँ कंसिडर करना है। और फोर्थ कंडीशन है 3 लाख रुपए।
ये चारों अमाउंट में से जो कम अमाउंट होगी उसके ऊपर आपको टैक्स में छूट दी जाएगी। लेकिन ऊपर दिए हुए कंडीशंस में सैलरी में क्या इंक्लूड होता है वो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। तो सैलरी में बेसिक, डीए एंड सेल्स बेस्ड परसेंटेज कमीशन ही आता है। सेल्स बेस्ड परसेंटेज कमीशन तो टॉप मैनेजमेंट के लोगों को ही मिलता है या फिर मार्केटिंग में काम करने वाले मैनेजर स्टाफ को ही मिलता है। डीए तो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले को मिलता ही नहीं। इसका मतलब यह है कि इनकम टैक्स एक्ट में लीव एनकैशमेंट पर छूट देते वक्त बेसिक सैलरी कंसिडर करनी है, ना बल्कि ग्रॉस सैलरी। इसका कारण यही है कि करदाता को कम से कम छूट मिले ताकि सरकार का रेवेन्यू कम ना हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, करदाता को कम से कम छूट मिले ताकि सरकार का रेवेन्यू कम ना हो पाए। दोस्तों, आने वाले समय में हम स्टॉक मार्केट के ऊपर एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक, फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल तक, इंट्राडे से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तक, इक्विटी से लेकर डेरिवेटिव प्रोडक्ट तक, एनएससी रिपोर्ट से लेकर मैक्रो इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस तक, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग से लेकर एडजस्टमेंट तक, एंट्री से लेकर एग्जिट तक, मनी मैनेजमेंट से लेकर साइकोलॉजी तक, हर एक एरिया कवर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी को अनुरोध है कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे केनी सॉल्यूशन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो आप आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ऑफिस कलीग्स के साथ और आपके पड़ोसियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हम सब लोग मिलकर अपना ज्ञान बढ़ा सके, संपत्ति बढ़ा सके, ज्यादा पैसा सेविंग कर सके और हम अपने समाज के लिए कुछ हेल्प कर सके। अभी हम बात करेंगे कि लेबर लॉ के तहत लीव एनकैशमेंट कितनी मिलेगी। इसके लिए हमें 3 फैक्टर कंसिडर करने हैं। फर्स्ट, आपका एम्प्लॉयर कौन सी लेबर लॉ में कवर है। सेकंड, एम्प्लॉय को कौन सा लेबर लॉ लागू होता है। थर्ड केस, कंपनी की लीव पॉलिसी क्या कहती है। तो चलिए अभी देखते हैं कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में लीव एनकैशमेंट के बारे में क्या प्रावधान है। हर राज्य में उस राज्य के लिए शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है। जैसे कि गुजरात में गुजरात शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इत्यादि। लेकिन सभी राज्य के कानूनी प्रावधान लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो फिलहाल हम बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में बात करेंगे और उसमें लीव एनकैशमेंट के बारे में क्या प्रावधान है वो देखते हैं। सेक्शन 35 में लिखा है कि एम्प्लॉय को पिछले 3 महीने की प्रतिदिन औसत वेजेस के हिसाब से उसको छुट्टियों की लीव एनकैशमेंट मिलेगी। एम्प्लॉय को पिछले 3 महीने की प्रतिदिन औसत वेजेस मतलब एवरेज वेजेस के हिसाब से उसको छुट्टियों की लीव एनकैशमेंट मिलेगी, एक्सक्लूसिव ऑफ ओवर टाइम मतलब ओवर टाइम वेजेस कम करके। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय की प्रतिदिन औसत वेजेस 1500 रुपए है और उसकी छुट्टियां है 200, तो उसको लीव एनकैशमेंट 1500 गुणा 200 मतलब 3 लाख रुपए मिलेंगे। पर सवाल यह आता है कि वेजेस मतलब क्या, बेसिक या ग्रॉस। तो वेजेस की डेफिनेशन के लिए हमें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट देखना पड़ेगा। ऐसा सेक्शन 230 ऑफ बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में लिखा हुआ है। तो देखते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में वेजेस की क्या डेफिनेशन है। वेजेस मीन्स ऑल रेम्युनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंसेस और अदरवाइज expressed in terms of money or capable of being so expressed, which would, if the terms of employment expressed or implied were fulfilled, be payable to person employed in the respect of his employment or of work done in such employment. इसका मतलब क्या है? वेजेस मतलब पूरा रेम्युनरेशन जिसमें सभी प्रकार के अलाउंसेस एंड अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स आते हैं। इन शॉर्ट, वेजेस मतलब आपकी पूरी सीटीसी आती है। एंड इंक्लूड्स मीन्स इसके अलावा और, जैसे कि अवार्ड मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई केस चालू है तो कोर्ट ने दिया हुआ अवार्ड वो भी वेजेस में आता है। सेटलमेंट अमाउंट मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कुछ सेटलमेंट होता है और वो अमाउंट भी वेजेस में आता है। इसके अलावा ओवर टाइम भी वेजेस में आता है। एक बात याद रखिए कि ओवर टाइम वेजेस में ऐड करना है लेकिन लीव एनकैशमेंट की कैलकुलेशन से निकालना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओवर टाइम वेजेस में ऐड करना है लेकिन लीव एनकैशमेंट की कैलकुलेशन से निकालना है। ये हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है। तो और क्या होता है वेजेस में इंक्लूड? एडिशनल रेम्युनरेशन जैसे कि रिटेंशन पे, बोनस एटसेट्रा।
इसके अलावा टर्मिनेशन के समय जो भी आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, जैसे कि रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, वो भी वेजेस में आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी अमाउंट जो आपको किसी लॉ के स्कीम के अंडर आपको दी जाती है, वेजेस में इंक्लूड होगी। इन शॉर्ट, हमने देखा कि वेजेस में आपकी पूरी सीटीसी आती है और इसके अलावा 5 और चीजें, जैसे कि अवार्ड, सेटलमेंट अमाउंट, ओवर टाइम, एडिशनल रेम्यूनरेशन, कॉम्पेंसेशन एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन एंड अमाउंट पेएबल अंडर एनी स्कीम ऑफ लॉ। तो अभी हम देखते हैं कि वेजेस में क्या नहीं आता। बोनस वेजेस में नहीं आता। लेकिन कौन सा बोनस वेजेस में नहीं आता? ऐसा बोनस जो कंपनी के प्रॉफिट का परसेंटेज है और जो आपके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स का पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसमें 2 कंडीशन है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और सेकंड, नॉट मेंशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो ही बोनस वेजेस से कम होगा, अन्यथा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका सिलेक्शन करते समय इंटरव्यू आपको पूछता है कि आपकी प्रेजेंट सीटीसी कितनी है और आपको कितनी एक्सपेक्ट है। समझो कि आपकी प्रेजेंट सीटीसी 8 लाख है और आपकी नए एम्प्लॉयर के साथ 10 लाख फाइनल हुई है। तो जब आप उनसे सीटीसी का ब्रेकअप लेते हैं तो अगर उसने बोनस के 2 लाख ऐड किए हैं, इसका मतलब वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं है और वो आपके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स का पार्ट है। तो ऐसा बोनस वेजेस में से कम नहीं करना है। इन शॉर्ट, वेजेस में से बोनस कम करने के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। इसलिए लीगल प्रोविजन आपको केयरफुली देखनी है। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं करती तो बोनस वेजेस में से कम नहीं होगा। और क्या वेजेस में नहीं आएगा? वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन। इसका मतलब यह नहीं कि हाउस रेंट अलाउंस कम करना है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको हाउस अकोमोडेशन दे रहा है तो उसका वैल्यू कम करना है। लेकिन आपका एम्प्लॉयर आपको हाउस अकोमोडेशन नहीं दे रहा, लेकिन आपके सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस है, तो वो हाउस रेंट अलाउंस कम नहीं करना। उसी तरह अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस और अदर एमिनिटीज खुद दे रहा है और जो वेजेस के कंपटीशन के से कम हो रहा है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो एमिनिटीज वेजेस में से कम करनी है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन भी वेजेस में से कम करनी है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है। और क्या कम करना है वेजेस में से? ट्रैवलिंग अलाउंस या वैल्यू ऑफ ट्रैवल कंसेशन। पिछली साइड में हमने देखा कि वेजेस में सभी प्रकार के अलाउंस इंक्लूड होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूड नहीं होता। तो यह लीगल प्रोविजन आपको याद रखनी है। इसके अलावा एनी अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय टू मीट स्पेशल एक्सपेंसेस ड्यू टू नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेजेस में से कम करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अंडरग्राउंड अलाउंस पेड टू एम्प्लॉय ड्यू टू वर्किंग इन अंडरग्राउंड, रिमोट अलाउंस पेड टू एम्प्लॉय ड्यू टू वर्किंग इन रिमोट प्लेस। तो यह ऐसे अलाउंस वेजेस में से कम करने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रेचुइटी अमाउंट भी वेजेस में नहीं आएगी। तो अभी हम सारांश में समझते हैं कि अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के हिसाब से वेजेस मतलब क्या? वेजेस मतलब आपकी पूरी सीटीसी, उसमें कौन सी चीजें ऐड होंगी, जैसे कि अवार्ड बाय कोर्ट, सेटलमेंट अमाउंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, ओवर टाइम, एडिशनल रेम्यूनरेशंस, कॉम्पेंसेशन एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन एंड अमाउंट पेएबल अंडर एनी स्कीम ऑफ लॉ। ये चीजें ऐड होंगी। और कौन सी चीजें माइनस होगी? बोनस, ऐसा बोनस जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है और नॉट पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स है। हाउस अकोमोडेशन और अदर एमिनिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। हाउस रेंट अलाउंस के बारे में बात नहीं हो रही, हाउस अकोमोडेशन के बारे में बात हो रही है। सेकेंडली, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड, ये भी रिड्यूस होगा। ट्रैवलिंग अलाउंस, ये भी माइनस होगा। स्पेशल अलाउंस ड्यू टू नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ग्रेचुइटी, ये सब चीजें माइनस होगी। इसके बाद जो हमें अमाउंट मिलेगी वो होगा वेजेस अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ये वेजेस का हम डेली एवरेज निकालेंगे फॉर लीव इनकैशमेंट।
और उसमें से हम ओवर टाइम रिड्यूस करेंगे, सो वी विल गेट द फिगर ऑफ वेजेस फॉर लीव एनकैशमेंट अंडर बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए लीव एनकैशमेंट समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल XYZ पर्सन है और ये इसका एनुअल CTC और मंथली CTC का ब्रेकअप है, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि बेसिक, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, सुपर एन्यूशन फंड अलाउंस, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुटी। इसके अलावा उसको कुछ एनुअल पेमेंट्स में मिलते हैं, जैसे कि लीव ट्रैवल अलाउंस, रिटेंशन पे, बोनस एटसेट्रा। तो ये इसका मंथली ब्रेकअप है CTC का और ये इसका एनुअल ब्रेकअप है CTC का। ओके, तो अभी हम अज्यूम करते हैं कि उसका लीव बैलेंस है 300 डेज। तो 300 डेज के हिसाब से लेटेस्ट से कंपनी ने उसको बेसिक के हिसाब से लीव इनकैशमेंट दे दिया, तो कितना आएगा? तो बेसिक डिवाइड बाय 30 डेज इंटू बैलेंस लीव्स, ये फॉर्मूला कंपनी ने अप्लाई किया, उस हिसाब से 1.5 लाख अमाउंट आती है। लेकिन लेबर लॉ के हिसाब से कितना अमाउंट आएगा? लेबर लॉ के हिसाब से अमाउंट निकालने के लिए हमें वेजेस निकालना पड़ेगा। तो वेजेस फॉर लीव इनकैशमेंट, उसमें क्या इंक्लूड होता है? उसमें आपकी पूरी CTC इंक्लूड होती है। तो ये हमें पूरी CTC 75,933 रुपीज CTC, मंथली CTC उसकी कंसिडर करनी है। तो उसमें से हमने कुछ एक्सक्लूजन करने हैं। तो एक्सक्लूजन क्या क्या आएंगे? ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस आएगा और प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ये अमाउंट रिड्यूस होगा। तो ये रिड्यूस करने के बाद हमें वेजेस जो लीव इनकैशमेंट के कंप्यूटेशन के लिए यूजफुल होता है वो हमने डिराइव किया। तो ये वेजेस के बेसिस ऊपर हमने उसका लीव इनकैशमेंट निकालने की कोशिश की। तो वो अमाउंट कितना आया? तो वेजेस डिवाइड बाय 26 डेज इनटू बैलेंस लीव्स, ऐसा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अभी यहाँ 26 डेज से हमने डिवाइड किया है, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट में 26 डेज ही वर्किंग डेज लिखे हैं, जो हमें लीव इनकैशमेंट के कंप्यूटेशन के समय 26 डेज कंसिडर करने होते हैं। तो इसलिए हमने वेजेस को 26 डेज से डिवाइड करके जो बैलेंस लीव है उससे मल्टीप्लाई करके हमने लीव इनकैशमेंट अंडर लेबर लॉ के हिसाब से निकाला। तो उस हिसाब से 8,11,000 अमाउंट आता है। तो अभी हमने देखा कि कंपनी के हिसाब से 1.5 लाख अमाउंट आता है और लेबर लॉ के हिसाब से 8,11,000 अमाउंट आता है। तो आप देख रहे हैं कितना फर्क है। तो ये फर्क जो है, ये फर्क आपकी इस पर्सन की CTC का 73% आता है। इसलिए हमने पहले स्लाइड में आपको बताया था कि अगर आप लीव इनकैशमेंट के बारे में केयरफुली पढ़ेंगे तो आप आपकी CTC का 50 से 70% पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के एक्ट के अंडर लीव इनकैशमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसी तरीका का कैलकुलेशन फैक्ट्री एक्ट के अंडर भी होता है। सेक्शन 80 ऑफ फैक्ट्री एक्ट बताता है कि लीव इनकैशमेंट डेली एवरेज ऑफ टोटल फुल टाइम अर्निंग्स के ऊपर दिया जाता है, जिसमें ओवर टाइम और ऐसा बोनस जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है और एम्प्लॉयमेंट टर्म्स का पार्ट नहीं है, वो टोटल फुल टाइम अर्निंग से कम करना है। जैसे हमने पहले बोनस का ट्रीटमेंट किया था, सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे भी करनी है। टोटल फुल टाइम अर्निंग्स मीन्स नॉट बेसिक बट ग्रॉस सैलरी, क्योंकि अगर आप काम पे नहीं जाते तो कंपनी आपकी सैलरी ग्रॉस पे काटती है, न बल्कि बेसिक पर। उसी तरह अगर आप काम पर जाते हैं तो कंपनी आपको ग्रॉस सैलरी देती है, ना बल्कि बेसिक सैलरी। इसलिए फैक्ट्री एक्ट के अंडर लीव इनकैशमेंट ग्रॉस सैलरी पे होती है, ना बल्कि बेसिक सैलरी पे। अभी सवाल आता है कि अगर आपकी कंपनी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कवर है और फैक्ट्री एक्ट में भी कवर है, और समझो कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से एक्स अमाउंट आती है, फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से X+1 अमाउंट आती है और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से X+2 अमाउंट आती है, तो लीव इनकैशमेंट कौन सी अमाउंट का देना चाहिए? इसके लिए हमें सेक्शन 84 ऑफ फैक्ट्री एक्ट देखना पड़ेगा। उसके एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि उस केस में जो एम्प्लॉय को मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है उस हिसाब से लीव इनकैशमेंट होगी। अभी तक हमने लीव इनकैशमेंट के बारे में लीगल प्रोविजन और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखा, लेकिन सवाल यह है कि इसके ऊपर कोई अब तक केस हुआ है क्या? तो उसका जवाब है हाँ। कर्नाटक हाई कोर्ट में श्री गणेश शेणॉय एंड द मैनेजमेंट ऑफ शेट्रॉन लिमिटेड के बीच में लीव इनकैशमेंट के ऊपर एक केस हुआ था। यह केस 2010 में हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था और उसका निर्णय 25 मार्च
2013 में एम्प्लॉय के फेवर में दिया गया था। इस केस में निर्णय दिया गया था कि एम्प्लॉय को लीव इनकैशमेंट ग्रॉस सैलरी पर देना है, और वो भी सूद सहित। कंपनी अपनी लीव पॉलिसी फ्रेम करते समय कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। लेबर लॉ में जितने भी प्रावधान है वो एम्प्लॉय को मिनिमम बेनिफिट्स देने के बारे में है। कंपनी उस मिनिमम बेनिफिट से ज्यादा भी दे सकती है, लेकिन उससे कम फायदे नहीं दे सकती। इसलिए कंपनी को अपनी लीव पॉलिसी बनाते समय लेबर लॉ के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो पॉलिसी स्वीकार नहीं की जाएगी। आपके डिटेल स्टडी के लिए मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह केस लॉ की कॉपी आपको फ्री में उपलब्ध करा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस लिंक पर जाकर यह केस लॉ की कॉपी डाउनलोड करिए। दोस्तों, अभी तक हमने लीव इनकैशमेंट के लीगल प्रोविजन स्टडी की, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखा और केस लॉ भी स्टडी की। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली आपके साथ प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे अप्रोच करेंगे? तो सबसे पहले आप आपके एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करेंगे। अगर वो आपकी रिक्वेस्ट स्वीकार करता है तो वेल एंड गुड, आपको फर्दर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो आपकी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करता तो आपको लेबर डिपार्टमेंट को लेटर फिजिकली सबमिट करनी है और उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट लेनी है। दो चीजें याद रखिए, भले ही लेबर डिपार्टमेंट के ईमेल आईडी अवेलेबल होंगे या उनका ऑनलाइन पोर्टल भी होगा, लेकिन आप ऑनलाइन कंप्लेंट के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। So it is better to submit complaint in physical mode and take acknowledgement. दूसरी बात याद रखिए कि आप आपकी कंप्लेंट प्रॉपरली ड्राफ्ट करिए, जिसके बेसिस के ऊपर आपके केस जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके फिजिकल लेटर सबमिट करने के बाद लगभग 1 से 2 महीने में आपकी हियरिंग होगी, जिसमें आपको और आपके एम्प्लॉयर को प्रेजेंट रहना होगा और उस हियरिंग में निर्णय दिया जाएगा। इसलिए आपको अपनी लेटर ड्राफ्टिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको लेटर ड्राफ्टिंग नॉमिनल रेट्स में करके चाहिए होगी तो आप मुझे keneassociates@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे 9987886145 पर व्हाट्सएप अथवा कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे keneasolutions.com के वेबसाइट के ऊपर विजिट करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत मदद करेगा और इससे आप आपके मेहनत की बड़ी रकम बचा सकते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे केने सॉल्यूशंस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो आप आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ऑफिस कलीग्स के साथ और आपके पड़ोसियों के साथ शेयर करें, ताकि हम सब लोग मिलकर अपना ज्ञान बढ़ा सके, संपत्ति बढ़ा सके, ज्यादा पैसा सेव कर सके और हम अपने समाज को कुछ हेल्प कर सके। आने वाले समय में हम स्टॉक मार्केट के ऊपर कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक, फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल तक, इंट्राडे से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तक, इक्विटी से लेकर डेरिवेटिव प्रोडक्ट तक, एनएससी रिपोर्ट से लेकर मैक्रो इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस तक, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग से लेकर एडजस्टमेंट तक, एंट्री से लेकर एग्जिट तक, मनी मैनेजमेंट से लेकर साइकोलॉजी तक, हर एक एरिया कवर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। और प्लीज यह वीडियो आप तुरंत शेयर करें। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।